नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को करने जा रहे हैं उसका नाम है वर्धन वंश। और ये जो वंश है ये सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। खास तौर से हम बात करें तो रीट हो गया, इसके अलावा आपके एचएससी जो है उसके अंदर ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। एचएससी के अंदर दो पार्ट के अंदर ये टॉपिक लगता है, एक इंडिया जीके के अंदर लगता है और दूसरा हरियाणा जीके के अंदर ये लगता है। जब गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था उसके बाद में जो महत्वपूर्ण जो वंश आया, या यूं कहूं भी उत्तरी भारत के अंदर जो महत्वपूर्ण जो वंश था वो कौन सा था? आपका वर्धन वंश था। तो शुरू करते हैं, देखिए इस टॉपिक को। और ये जो पूरा का पूरा टॉपिक आपका ये मैप के द्वारा समझेंगे, उसके बाद में आपको कभी पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए वर्धन वंश, शुरू करते हैं वर्धन वंश। वर्धन वंश, इस वंश की पहले हम कुछ खास बातें कर लेते हैं। देखिए ये जो वंश है इसकी स्थापना जो की थी वो किसने की? पुष्यभूति ने की। ठीक है, इसी कारण इसे पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? पुष्यभूति वंश कहते हैं। स्थापना किसने की? पुष्यभूति ने की, इसी कारण इसे पुष्यभूति वंश कहते हैं। और ये जो स्थापना की थी ये कहां पर की थी? थानेसर, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। तो ये थानेसर जो है जिसके पास में, यानी कि ये दिल्ली के पास में, तो इस वंश की स्थापना कहां पर की गई? थानेसर के अंदर की गई, जो हरियाणा के कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। और इंडिया की बात करें तो ये किसके नजदीक है? तो दिल्ली के पास के अंदर ये क्षेत्र है या ये प्रदेश है। तो दिल्ली के पास में ये प्रदेश है जिसका क्या नाम था? थानेसर था, जहां पर किस वंश की स्थापना की गई? वर्धन वंश की स्थापना की गई। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए वर्धन वंश के अंदर हम पूजा की बात कर लेते हैं, उपासक की बात कर लेते हैं। ये जो वंश था ये किसका उपासक था? उपासक। तो ये उपासक जो था आपका, ये शैव धर्म के उपासक थे। किसके? शैव धर्म के। लेकिन अगर वर्धन वंश के मूल वंश के उपासक की अगर हम बात करें तो ये जो थे ये किसके थे आपके? तो सूर्य के उपासक थे। यानी कि इनका जो मूल जो वंश था वो किसका उपासक था? सूर्य का। लेकिन यहां पर हम लिख रहे हैं वर्धन वंश किसका उपासक था? शैव धर्म का। अगर सीधा प्रश्न आए पूछ ले वर्धन वंश किसका उपासक था, आपका आंसर क्या रहेगा? शैव धर्म। आपसे पूछ ले वर्धन वंश का जो मूल वंश जो था वो किसका उपासक था? सूर्य का उपासक था। लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है, ये जो सूर्य का उपासक जिसके अंदर बताया गया है वो है बांसखेड़ा अभिलेख के अंदर। बांसखेड़ा अभिलेख, ठीक है, अभिलेख कहां पर है? यूपी के अंदर है। अभी कहां पर है? यूपी के अंदर। इस अभिलेख के अंदर बताया गया है भी वर्धन वंश जो है वो किसका उपासक था? सूर्य का उपासक था। अगर बांसखेड़ा नाम आए तो आपका आंसर सूर्य उपासक रहेगा, अन्यथा आपका जो नाम रहेगा वो क्या रहेगा? शैव धर्म रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका वर्धन वंश। उसके बाद में हम प्रभाकर वर्धन की बात करते हैं। देखिए प्रभाकर वर्धन, उसके अंदर हमें सिर्फ दो ही बातों का ध्यान में रखना है, उसके अंदर कोई ज्यादा मैटर नहीं है। देखिए प्रभाकर वर्धन ये जो था इस वंश का क्या था? वास्तविक संस्थापक था। आपसे पूछे वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था तो आपका क्या आंसर रहेगा? प्रभाकर वर्धन वास्तविक संस्थापक
संस्थापक। ठीक है, अब यहां पर प्रभाकर वर्धन जो थे उसकी हम संतान की बात कर लेते हैं। भी कितनी इसकी संतानें थी? तो प्रभाकर वर्धन की 3 संतान थी। कितनी? 3 संतान। तो कौन कौन सी, उनके हम नाम लिख लेते हैं। देखिए, पहली जो राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, और तीसरी राजश्री, ये पुत्री थी। ये दोनों पुत्र थे। ये बड़ा था, ये छोटा था। ठीक है, अब ये जो कहानी है यहां से शुरू होती है। इन तीनों जो प्रभाकर वर्धन की जो 3 संतान जो थी, इन्हीं तीनों संतानों से ये स्टोरी शुरू होती है वर्धन वंश की। देखिए, प्रभाकर वर्धन की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। जब मृत्यु हो गई थी तो शासक जो बना था वो राज्यवर्धन बना था। ठीक है, पहली बात ये। अब हम चलते हैं इस मैप की ओर। पहले देखिए, जो यहाँ के जो शासक है, पहले हम इनकी बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो थानेसर था, यहां पर जो शासक था वो कौन था? राज्यवर्धन। ठीक है, यहां पर जो शासक था गुजरात के अंदर, इसका जो नाम था वो ध्रुवसेन। ठीक है, उसके बाद में यहां पर जो ये जो नर्मदा नदी है, यहां पर जो शासक था वो पुलकेशियन द्वितीय, यानी कि चालुक्य। ठीक है, आपको ध्यान में रखना। उसके बाद में देखिए, ये जो बंगाल का जो क्षेत्र है, इसके अंदर जो शासक था वो गोंड शासक संसाक। उसके बाद में यहां पर जो असम के अंदर जो शासक था, यानी कि कामरूप का जो शासक है वो भास्कर वर्मा। ये जो कन्नौज जो बच गया है, यहां का जो शासक था वो ग्रहवर्मा। कन्नौज। ठीक है, और ये बंगाल, ये असम। ठीक, ये तट जो है ये नर्मदा का, ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में ये गुजरात है। कन्नौज हो गया, थानेसर। आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, देखिए, अब शुरू करते हैं। थानेसर के अंदर जो शासक था वो राज्यवर्धन था। ठीक है, अब ये जो राज्यवर्धन की जो बहन थी राजश्री, इसकी जो शादी की थी वो किससे की थी? कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा से क्या कर दी थी? शादी कर दी थी। तो इसकी शादी किससे कर दी? ग्रहवर्मा से। और ये जो ग्रहवर्मा था ये किस वंश का शासक था? यहां पर है तो मोखरी वंश का शासन था। ठीक है, मोखरी वंश के शासन ग्रहवर्मा से किसकी कर दी? शादी राजश्री की क्या कर दी? शादी कर दी। ठीक है, अब देखिए, ये जो यहां पर एक और रह गया अपना, ये मालवा है, ये मालवा, और ये जो कन्नौज है ये कन्नौज यहां पर है। ठीक है, कन्नौज यहां पर।
तो ये जो मालवा है, और मालवा का जो शासक था उसका जो नाम था वो देवगुप्त है, देवगुप्त। ठीक है, तो देखिए ये जो राजश्री है इसकी शादी किससे कर दी थी? कन्नौज के राजा, कन्नौज कहां पर है? यूपी के अंदर है। और इसका यहाँ पर जो शासन था वो किसका था? मोखरी वंश का था। और ग्रह वर्मा से इसकी क्या कर दी? शादी कर दी। यहाँ पर जो थानेसर था, यहाँ पर कौन था? राज्यवर्धन था। अब देखिए ये जो स्टोरी बनती है, ये जो मालवा का जो शासक था देवगुप्त और गौड़ शासक संसाक, ये बंगाल, ये दोनों क्या थे? मित्र थे। इन्होंने क्या कर ली? संधि कर ली। इन्होंने किसकी हत्या कर दी? ग्रह वर्मा की हत्या कर दी। और साथ में किसकी हत्या कर दी? इन दोनों ने इस राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी, इसकी भी क्या कर दी? हत्या कर दी। ठीक है, अब देखिए ग्रह वर्मा की हत्या कर दी, राज्यवर्धन की हत्या कर दी। तो ग्रह वर्मा की हत्या करने के बाद में ये जो राजश्री थी ये जंगलों के अंदर चली जाती है आत्महत्या करने के लिए। अब क्या होता है? हर्षवर्धन। अब यहां पर जो शासक बनता है वो कौन बनता है? हर्षवर्धन। अब हम इस स्पेशल हर्षवर्धन की बात करते हैं। देखिए हर्षवर्धन, जब हर्षवर्धन शासक बनता है तो इसके सामने दो समस्याएं आती है। पहली, अपने भाई का बदला लेना। भाई का क्या लेना है? बदला लेना है। ठीक है। दूसरी, अपनी बहन को ढूंढना है, अपनी बहन को खोजना। ये इसके क्या थे? दो टारगेट थे भी हर्षवर्धन। यानी कि जब हर्षवर्धन शासक बनता है तो इसके सामने कितने टारगेट थे? दो टारगेट थे। एक तो अपने भाई का बदला लेना है और दूसरा अपनी बहन को क्या करना है। अब हम शुरू करते हैं। देखिए हर्षवर्धन का जो शासनकाल की अगर हम बात करें 606 से 647। ठीक है। अब देखिए ये जो देवगुप्त जो मालवा का था और गौड़ शासक संसाक जो था, ये दोनों मजबूत स्थिति के अंदर थे। तो हर्षवर्धन ने क्या किया? अब यहां पर जो शासक जो बन गया था वो कौन बन गया था? हर्षवर्धन। इस हर्षवर्धन ने क्या किया? इन दोनों को देखते हुए इसने इस असम के शासक के साथ में क्या कर ली? संधि कर ली। ठीक है, क्या कर ली? संधि कर ली। अब इन दोनों ने मिलकर क्या किया? इन दोनों से युद्ध किया, जिसके अंदर क्या हुआ? हर्षवर्धन ने इस देवगुप्त की हत्या कर दी। मालवा का जो शासक था इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। और ये जो गोंड शासक था ये डर कर क्या हुआ? डर कर भाग गया। ठीक, डर कर भाग गया और देवगुप्त की क्या कर दी? हत्या कर दी। तो हर्षवर्धन ने क्या कर दिए? अपनी दो जो प्रतिज्ञाएं जो थी, जो दो बातें थी, एक तो अपने भाई का क्या ले लिया? बदला ले लिया। उसके बाद में अपनी बहन को ये क्या कर लेता है? खोज लेता है। जब अपनी बहन को खोज लेता है तो उसे कन्नौज की गद्दी के ऊपर बिठा देता है। यानी कि इसने कहा जब तक तुम जीवित रहोगे कन्नौज के अंदर तुम्हारा ही शासन चलता रहेगा राजगद्दी के ऊपर। लेकिन देख रेख कौन करेगा? हर्षवर्धन करेगा। यानी कि शासन यहां से चलाने वाला जो व्यक्ति जो था, प्रमुख जो, वो कौन था? हर्षवर्धन था। जबकि राजगद्दी के ऊपर कौन बैठी थी? राजश्री बैठी थी। इसीलिए देखिए हर्षवर्धन यानी कि वर्धन वंश की जो पहली जो राजधानी थी वो कौन सी थी? थानेसर थी। ठीक है। और जब इन दुश्मनों का क्या हो गया? खात्मा हो गया। तो खात्मा होने के बाद में हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी जो राजधानी बनाई वो किसको बनाई? कन्नौज को बनाई। ठीक है। और ये कन्नौज जो था ये क्यों महत्वपूर्ण था? ये सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, सामरिक व व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। व्यापार की दृष्टि से
ये महत्वपूर्ण था। ठीक है, यहां तक किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, ये देखो यहां से सारा का सारा मैटर बिल्कुल क्लियर हो गया, यानी कि हर्षवर्धन ने इसके साथ में संधि कर ली, इन दोनों ने मिलकर क्या कर दिया, इन दोनों का खात्मा कर दिया, यानी कि देवगुप्त की हत्या हो गई और ये डरकर भाग गया। ठीक है, तो यहाँ पर कन्नौज के अंदर किसका शासक हो गया, वर्धन वंश का हो गया। लेकिन यहाँ पर गद्दी के ऊपर कौन बैठी थी, हर्षवर्धन की बहन राजश्री ही बैठी थी। ठीक है, तो ये जो कन्नौज था इसको हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी के रूप में घोषित कर दिया था। अब यहां पर दो टॉपिक और बच जाते हैं, एक तो ये गुजरात के अंदर जो वल्लभी है यहां का ध्रुवसेन, और यहां पर जो ये पुलकेशिन द्वितीय है, इन दोनों के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो ध्रुवसेन है गुजरात के अंदर, इसको क्या कर दिया था, हर्षवर्धन ने हरा दिया था। 630 के अंदर क्या कर दिया, हर्षवर्धन ने इसको हराया था, हर्षवर्धन ने। ठीक है, कहते हैं हर्षवर्धन निसंतान था, लेकिन कहा जाता है हर्षवर्धन की एक पुत्री थी, और उस पुत्री की शादी किससे कर दी थी, ध्रुवसेन से कर दी थी। और उस पुत्री का क्या नाम था आपके, अरुणा नाम था। क्या नाम था, अरुणा। और इसकी शादी किससे कर दी थी, इसे ध्रुवसेन से कर दी थी। उसके बाद में देखिए, हर्षवर्धन उत्तरी भारत के अंदर प्रमुख शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए थे, और इन्होंने दक्षिण भारत की ओर बढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो यहां पर ये जो नर्मदा नदी थी, जिसके अंदर पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वंश के जो थे, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। इन दोनों के बीच में युद्ध। ठीक है, और ये युद्ध कब हुआ था, 633 भी मिलता है और 634 ईस्वी भी मिलती है, दोनों सही है, कोई गलत नहीं है, दोनों में से आपको एक ही ऑप्शन आएगा। देखिए, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ था। इसके अंदर क्या हुआ था, पुलकेशिन द्वितीय, हर्ष और पुलकेशिन, ये विजयी हो गया था, जबकि हर्षवर्धन क्या हुआ, हार गया। तो यानी कि ये जो तट था किसका था, नर्मदा नदी के ऊपर, नर्मदा नदी। ठीक है, ये युद्ध कहां पर हुआ, नर्मदा नदी के ऊपर नहीं हुआ, लेकिन उसके पास में हुआ, उस क्षेत्र के अंदर। इसी कारण से उसे नर्मदा नदी का युद्ध भी कहते हैं। पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच, दोनों के बीच में, जिसके अंदर पुलकेशिन द्वितीय जीत जाता है। और इसकी जो जानकारी अगर हमें कहां से प्राप्त होती है, एक अभिलेख है जिसका नाम है एओल अभिलेख, अभिलेख, इससे हमें जानकारी मिलती है। और ये जो अभिलेख है ये किसका है, रवि कृतिव्यास का है। ठीक है, इस अभिलेख के अंदर किसका वर्णन मिलता है, तो गुर्जर जाति का वर्णन मिलता है। गुर्जर जाति का वर्णन किस अभिलेख के अंदर मिलता है, तो एल अभिलेख के अंदर मिलता है। और ये रचना किसकी है, रवि कीर्ति, और भाषा कौन सी है, संस्कृत इसकी भाषा है। ठीक है, तो इसके अंदर ये बताया गया भी हर्ष जो था वो दक्षिण भारत की ओर जब अपना विस्तार करना चाहता था, तो इसको रोकने वाला जो व्यक्ति था वो पुलकेशिन द्वितीय था, जिसने हर्षवर्धन को हरा दिया था। अब हम बात कर लेते हैं हर्षवर्धन के क्षेत्रों की। देखिए, हर्षवर्धन के क्षेत्र, यानी कि हर्षवर्धन का जो विस्तार था वो कहां कहां तक था उसके बारे में। तो हर्षवर्धन के अंदर जो आते थे वो पंच प्रदेश आते थे भी, हर्षवर्धन के प्रदेश। तो ये जो प्रदेश जो थे ये पंच प्रदेश थे। कितने, 5 प्रदेश, 5 प्रदेश। ठीक है, कौन कौन से, पंजाब, उड़ीसा, मिथिला, बंगाल,
कन्नौज। इसके अलावा अन्य की ओर हम बात करें तो ये आपका आगरा व वल्लभी। ठीक है, तो हर्षवर्धन के प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये पंच प्रदेश, ये महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। वैसे साधारण प्रश्न नहीं है। पंजाब, उड़ीसा, मिथिला, बंगाल व कन्नौज, ये जो क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों के अंदर वर्धन वंश का क्या था? विस्तार था। अब हम बात कर लेते हैं, ये जो हर्षवर्धन है इसकी उपाधियों की बात कर लेते हैं, और उसके बाद में ये जो वर्धन वंश है इसके प्रशासन की बात करेंगे, और आर्थिक और सामाजिक जीवन की, और यहां पर जो विद्वान थे उनकी। तो देखिए, हर्षवर्धन की उपाधियां कौन कौन सी थी? महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, मगध नरेश, परम महेश्वर, परम भट्टारक, परम भट्टारक। इसके अलावा और बात करें तो शिलादित्य, शिलादित्य। ये जो उपाधियां थी ये किसकी थी? हर्षवर्धन की थी। लेकिन इसके अंदर आपको दो उपाधियां तो याद रखनी है। कौन कौन सी? महाराजा धीराज और इसके अलावा शिलादित्य। शिलादित्य के नाम से भी हर्षवर्धन जाने जाते हैं और महाराजा धीराज इसकी उपाधि थी। देखिए, महाराजा धीराज जो उपाधि थी ये राजकीय उपाधि थी भी। आपसे पूछे हर्षवर्धन की राजकीय उपाधि कौन सी थी, तो आपका आंसर क्या रहेगा? महाराजा धीराज। और ये जो शिलादित्य, हर्षवर्धन को शिलादित्य किसने कहा? तो ये आपको ध्यान में रखना, ये ह्वेनसांग ने कहा था। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को क्या कहा था? शिलादित्य की संज्ञा दी थी। यानी कि हर्षवर्धन को वो किस नाम से कहते थे? तो शिलादित्य के नाम से कहते थे। अब देखिए, ये जो हर्षवर्धन है या वर्धन वंश है, इसके बारे में हमने जानकारी, जो जितने युद्ध हुए, कहां पर हुए, कैसे हुए, किन शासकों के साथ में हुआ, इसके अलावा हर्षवर्धन के प्रदेश कौन से थे और इसकी उपाधियां कौन सी थी। आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम इतना ही करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम प्रशासन और सामाजिक, आर्थिक और इसके अलावा वर्धन वंश के अंदर जो विद्वान जो हुए थे उनके बारे में जानकारी करेंगे। तो तब तक जय हिंद, जय भारत।